मैं मन्ना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको सुनाऊंगी जिम कॉर्बेट, जिनको उस समय में कारपेट साहब के नाम से जाना जाता था, की बुक मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं की पहली कहानी का दूसरा भाग आज हम सुनेंगे। अगली सुबह मैंने बड़े फल बाग और चाय बागान का चक्कर लगाने में और झरने पर स्नान करने में बिताई और लगभग दोपहर के समय तहसीलदार मेरी बड़ी राहत के लिए सुरक्षित रूप से चंपावत से लौट आया। मैं एक ढलवा पहाड़ी को देख रहा था, जहां दूर एक गांव था जो खेती वाली जमीन से घिरा हुआ था और तहसीलदार से बात कर रहा था। जब मैंने देखा कि एक आदमी गांव से निकलकर हमारी दिशा में पहाड़ी की ओर आ रहा है, जैसे जैसे वह आदमी पास आता गया, मैंने देखा कि वह कभी दौड़ रहा था और कभी चल रहा था और साफ तौर पर वह महत्वपूर्ण समाचार लाने वाला था। तहसीलदार से कहकर कि मैं कुछ ही मिनटों में वापस आऊंगा, मैं तेजी से पहाड़ी से नीचे दौड़ा और जब आदमी ने मुझे आते देखा तो वह बैठ गया और सांस लेने लगा। जैसे ही मैं उसके सुनने के लिए पास पहुंचा, उसने चिल्लाकर कहा, जल्दी आइए साहब, आदमखोर ने अभी अभी एक लड़की को मार दिया है। मैंने कहा, वहीं बैठे रहो और वापस बंगले की ओर दौड़ा। मैंने तहसीलदार को यह खबर दी। जब मैं एक राइफल और कुछ कारतूस ले रहा था और उसे कहा कि वह मेरे पीछे गांव तक आए। वह आदमी जो मुझे बुलाने आया था उन चिड़चिड़े व्यक्तियों में से था जिनकी टांगें और जीभ एक साथ काम नहीं करती। जब वह अपना मुंह खोलता वह रुक जाता और जब वह दौड़ने लगता तो उसका मुंह बंद हो जाता। इसलिए मैंने उससे कहा कि वह अपना मुंह बंद करे और रास्ता दिखाए और हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे दौड़े। गांव में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की उत्साहित भीड़ हमारी प्रतीक्षा कर रही थी और जैसा कि ऐसे अवसरों पर होता है, सभी एक साथ बोलने लगे। एक आदमी व्यर्थ में शोर को शांत करने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अलग ले जाकर पूछा कि क्या हुआ था। उसने कुछ बिखरे हुए ओक के पेड़ों की ओर इशारा किया, जो गांव से एक फलांग दूर एक हल्की ढलान पर थे, और कहा कि वहां 12 लोग सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे जब अचानक एक बाघ प्रकट हुआ और उनमें से एक 16 सहस्त्र साल की लड़की को पकड़ लिया। बाकी सभी गांव की ओर भाग खड़े हुए और जैसे ही यह ज्ञात हुआ कि मैं बंगले में रुका था, एक आदमी तुरंत मुझे सूचित करने के लिए भेजा गया था। जिस आदमी से मैं बात कर रहा था, उसकी पत्नी उस दल में थी और उसने अब उस पेड़ की ओर इशारा किया जो पहाड़ी के कंधे पर था, जिसके नीचे लड़की को पकड़ा गया था। दल के किसी भी व्यक्ति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि बाघ अपनी शिकार को ले जा रहा है, और अगर ले जा रहा है तो किस दिशा में।
भीड़ को शोर न मचाने का आदेश देकर और गांव में रहने के लिए कहकर जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, मैं पेड़ की ओर चला। यहाँ का मैदान काफी खुला था और यह सोचना मुश्किल था कि इतनी बड़ी जानवर, बाघ, 12 लोगों के पास कैसे बिना देखे पहुंच सकता है और उसकी उपस्थिति तब तक महसूस नहीं की जा सकी जब तक कि लड़की की गला घोटने की आवाज ने ध्यान आकर्षित नहीं किया। जिस जगह पर लड़की को मारा गया था, वहां खून का एक तालाब था और इसके पास और चमकीले लाल तालाब के विपरीत एक टूटी हुई हार थी जो नीले रंग की चमकीली मोतियों से बनी थी, जिसे लड़की पहन रही थी। इस जगह से निशान पहाड़ी के कंधे के चारों ओर ऊपर की ओर जा रहे थे। बागिन के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। एक और जहां लड़की का सिर लटक रहा था, वहां खून के बड़े-बड़े छींटे थे और दूसरी ओर उसके पैरों की लकीरें। पहाड़ी पर आधा मील ऊपर मैंने लड़की की साड़ी पाई और पहाड़ी के सिर पर उसकी स्कर्ट। एक बार फिर बागिन एक नग्न औरत को ले जा रही थी, लेकिन इस बार दयालुता ने उसकी लाश थी। पहाड़ी की चोटी पर रास्ता एक कटीली झाड़ी के बीच होकर जा रहा था, जिसके कांटों पर लड़की के काले बालों की लंबी लटें फंस गई थीं। इसके बाद एक बिछौना था, जिसमें बागिन गई थी और मैं इस बाधा को पार करने का रास्ता खोज रहा था। जब मैंने पीछे से कदमों की आवाज सुनी, मुड़कर मैंने देखा कि एक आदमी बंदूक लिए मेरी ओर आ रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसने मेरा आदेश क्यों नहीं माना कि गांव से बाहर ना जाएं। उसने कहा कि तहसीलदार ने उसे मेरा साथ देने का आदेश दिया था और वह आदेश का उल्लंघन करने से डरता था। उसने जब आदेश का पालन करने का हठ निश्चय किया और उससे बहस करने का मतलब था कीमती समय का नुकसान, तो मैंने उससे कहा कि वह अपने भारी जूते उतारे और जब उसने उन्हें झाड़ी के नीचे छिपा दिया, तो मैंने उसे सलाह दी कि वह मेरे करीब रहे और पीछे की ओर चौकस रहे। मैंने बहुत पतले मोजे, शॉर्ट्स और रबर सोल वाले जूते पहन रखे थे और जब कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो मैंने बागिन का पीछा करते हुए झाड़ियों के बीच से गुजरने का फैसला किया, जिससे मुझे काफी असुविधा हुई। झाड़ियों से आगे खून का निशान अचानक बाईं ओर मुड़ा और सीधी कड़ी पहाड़ी से नीचे जा रहा था, जो घनी फर्न और रिंगल से भरी हुई थी। 100 गज नीचे खून का निशान एक संकीर्ण और बहुत बड़ी जलधारा में चला गया, जिसमें बागिन बड़ी मुश्किल से उतरी थी। जैसा कि पत्थरों और मिट्टी के विस्थापन से देखा जा सकता था, मैंने इस जलधारा का 5 या 600 गज तक पीछा किया। मेरे साथी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बार-बार उसने मेरा हाथ पकड़ा
और आंसुओं से भरी आवाज में फुसफुसाया कि उसे बाघ की आवाज सुनाई दे रही है, कभी एक तरफ, कभी दूसरे तरफ, या हमारे पीछे। मैं आपसे जो इसे अपने चूल्हे के पास बैठकर पढ़ रहे हैं, उस समय मेरी भावनाओं की सराहना करने की अपेक्षा नहीं कर सकता। गरजने की आवाज और हमले की आशंका ने मुझे एक साथ ही डराया और मुझे उम्मीद भी दी। अगर बाघिन ने पर्याप्त रूप से अपना आपा खोकर हमला किया होता, तो यह न केवल मुझे उस उद्देश्य को पूरा करने का अवसर देती जिसके लिए मैं आया था, बल्कि यह मुझे उसके द्वारा दिए गए सभी दर्द और पीड़ा का बदला लेने का मौका भी देती। हालांकि गरजना केवल एक इशारा था, और जब उसे यह पता चला कि इससे मुझे भागने के बजाय मैं उसकी एड़ी पर तेजी से आ रहा हूं, तो उसने इसे छोड़ दिया। अब मैं 4 घंटे से अधिक समय से पहले पीछे था। हालांकि मैंने बार बार झुपड़ियों को हिलते देखा, लेकिन उसकी खाल का एक बाल भी नहीं देखा, और सामने की पहाड़ी पर चढ़ते हुए साए की एक झलक ने मुझे चेतावनी दी कि अगर तुझे अंधेरा होने से पहले गांव पहुंचना है, तो अब वापस जाने का समय हो गया है। कटा हुआ पैर जिस व्यक्ति का था, वह एक हिंदू था, और दाह संस्कार के लिए उसके शरीर का कुछ हिस्सा आवश्यक होगा। इसलिए जब मैं तालाब से गुजरा, तो मैंने किनारे पर एक गड्ढा खोदा और पैर को वहां दफनाया, जहां यह बाघिन से सुरक्षित रहेगा, और जब जरूरत होगी तो इसे पाया जा सकेगा। चट्टान पर मेरा साथी मुझे देखकर बहुत राहत महसूस कर रहा था। मेरी लंबी अनुपस्थिति और उसने जो गरज सुनी थी, उससे उसे विश्वास हो गया था कि बाघिन ने एक और शिकार कर लिया है। और उसकी समस्या, जैसा कि उसने ईमानदारी से स्वीकार किया, यह थी कि वह अकेले गांव कैसे वापस जाएगा। जब हम जलधारा से नीचे उतर रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक भरी बंदूक के साथ एक घबराए हुए व्यक्ति के सामने चलने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपनी राय तब बदल दी जब उसके पीछे चलते समय वह फिसल गया और गिर पड़ा, और मैंने देखा कि उसकी बंदूक एक परिवर्तित 450 बिना सेफ्टी के की नली कहाँ इंगित कर रही थी। उस दिन के बाद से, सिवाय जब इबाटसन मेरे साथ हो, मैंने नरभक्षी जानवरों का शिकार करते समय अकेले जाने का कठोर और पक्का नियम बना लिया है। क्योंकि अगर आपका साथी निहत्था है, तो उसकी सुरक्षा करना मुश्किल होता है, और अगर वह सशक्त है, तो खुद की सुरक्षा करना और भी मुश्किल होता है। जब हम उस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे जहां उस आदमी ने अपने जूते छुपाए थे, तो मैं बैठ गया और कल के लिए अपनी योजना पर विचार करते हुए धूम्रपान किया। बाघिन रात के दौरान जो भी बचा था, उसे खत्म कर देगी, और अगले दिन चट्टानों के बीच निश्चित रूप से आराम करेगी। जमीन जिस पर वह थी, वहां मेरा उसे पीछा करने की बहुत कम उम्मीद थी, और अगर
मैंने उसे बिना गोली चलाए डरा दिया तो वह शायद उस इलाके को छोड़ देगी और मैं उससे संपर्क खो दूंगा। इसलिए पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर पिटाई करवाना एक ही एकमात्र उपाय था। मैं एक विशाल पहाड़ी रंगभूमि के दक्षिणी किनारे पर बैठा था, जहाँ कोई भी निवास स्थान दिखाई नहीं दे रहा था। पश्चिम से प्रवेश करने वाली एक धारा ने अपने रास्ते को काटते हुए गहरी घाटी बना दी थी, जो रंगभूमि को पूरी तरह से पार कर रही थी। पूर्व में धारा ठोस चट्टान से टकराई थी और उत्तर की ओर मुड़कर रंगभूमि से एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से बाहर निकली थी। मैंने सामने की पहाड़ी, जो लगभग 2000 फीट ऊंची थी, पर घास उगी हुई थी और इधर-उधर कुछ देवदार के पेड़ लगे हुए थे, और पूर्व की ओर की पहाड़ी इतनी खड़ी थी कि केवल एक घोड़ल ही उस पर चल सकता था। अगर मैं पर्याप्त लोगों को इकट्ठा कर सकूं और उन्हें धारा से लेकर खड़ी पहाड़ी तक पूरी लंबाई में तैनात कर सकूं और उन्हें बागिन को उठाने के लिए प्रेरित कर सकूं, तो उसका सबसे स्वाभाविक भागने का रास्ता संकीर्ण घाटी से होगा। यह पिटाई एक कठिन काम थी, क्योंकि उत्तरी दिशा की खड़ी पहाड़ी जिस पर मैंने बागिन को छोड़ा था, घने जंगलों से ढकी हुई थी और लगभग 3/4 मील लंबी और आधा मील चौड़ी थी। हालांकि अगर मैंने पीटने वालों को निर्देशों का पालन करवा सकूं, तो मुझे एक उचित शॉट मिल सकता था। तहसीलदार गांव में मेरा इंतजार कर रहा था। मैंने उसे स्थिति समझाई और उससे कहा कि जितने पुरुष इकट्ठा कर सकें तुरंत करें, और अगले दिन सुबह 10 बजे उस पेड़ के पास मुझसे मिले जहां लड़की मारी गई थी। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा किया और चंपावत के लिए रवाना हो गया, जबकि मैं पहाड़ी और स्थित बंगले में चढ़ गया। अगले दिन सुबह होते ही मैं उठ गया और एक अच्छे भोजन के बाद अपने आदमियों से कह दिया कि वे चंपावत में मेरा इंतजार करें, और उस जमीन को फिर से देखने चला गया जहां मैंने पिटाई करवाने की योजना बनाई थी। मैंने अपनी बनाई योजनाओं में कोई गलती नहीं पाई और अपने तय समय से 1 घंटा पहले उस स्थान पर पहुंच गया जहां मैंने तहसीलदार को मिलने के लिए कहा था। इस बात से मुझे कोई संदेह नहीं था कि तहसीलदार के लोगों को इकट्ठा करना कठिन होगा, क्योंकि नरभक्षी का भय पूरे ग्रामीण क्षेत्र में गहरा बैठ चुका था और पुरुषों को अपने घरों की शरण छोड़ने के लिए साधारण मनाने से काम नहीं चलेगा। 10 बजे तहसीलदार और एक आदमी वहां पहुंचे और उसके बाद लोग 2-2, 3-3 और 10 करके आने लगे, यहाँ तक कि दोपहर तक 298 लोग इकट्ठा हो गए। तहसीलदार ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह बिना लाइसेंस वाली गतिविधियों को नज़रअंदाज कर देगा और इसके अलावा जहां ज़रूरत होगी वहां वह गोला बारूद भी उपलब्ध कराएगा। और उस दिन जो हथियार पेश किए गए थे वह किसी संग्रहालय में प्रदर्शित किए जा सकते थे। जब लोग इकट्ठा हो गए और उन्हें उनकी ज़रूरत का गोला बारूद मिल गया,
तो मैं उन्हें उस पहाड़ी के शिखर पर ले गया जहाँ लड़की की स्कर्ट पड़ी हुई थी और सामने की पहाड़ी पर बिजली गिरने से छाल से रहित एक देवदार के पेड़ की ओर इशारा करते हुए मैंने उन्हें कहा कि वे रिज पर पंक्तिबद्ध हो जाएं। और जब वे मुझे उस देवदार के नीचे से रुमाल लहराते हुए देखे तो जिनके पास हथियार थे वह अपनी बंदूकें चलाएं जबकि अन्य ढोल पीटें, चिल्लाएं और पत्थर गिराएं और कोई भी तब तक रिज न छोड़े जब तक कि मैं लौटकर उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लाता। जब मुझे यह विश्वास हो गया कि सभी उपस्थित लोगों ने मेरे निर्देशों को सुना और समझा है, तो मैं तहसीलदार के साथ निकल पड़ा, जिसने कहा कि वह मेरे साथ सुरक्षित रहेगा, बजाय उन पीटने वालों के जिनकी बंदूकें संभवतः फट जाएंगी और कई दुर्घटनाएं होंगी। एक बड़ा घुमाव लेते हुए मैंने घाटी के ऊपर छोर को पार किया और सामने की पहाड़ी पर चढ़ा और टूटे हुए देवदार तक पहुंचा, जहां से पहाड़ी काफी ढलान पर थी और तहसीलदार, जिसने पतली पैंट चमड़े की जूती पहनी हुई थी, वो कहने लगा कि उसके लिए आगे जाना असंभव है। जब वह अपने फफोले को आराम देने के लिए अपनी असुविधाजनक जूतियां उतार रहा था, तो रिज पर खड़े आदमियों ने यह सोचकर कि मैंने तय किया हुआ संकेत देना भूल गया हूं, अपनी बंदूकें दाग दीं और जोर से चिल्लाए। मैं अभी भी घाटी से 150 गज दूर था और इस दूरी को केवल पार करते समय मेरी गर्दन एक दर्जन बार न टूटी, इसका श्रेय इस बात को जाता है कि मैं पहाड़ों में पला बड़ा हूँ और इस वजह से बकरी की तरह फुर्तीला हूँ। जैसे ही मैं पहाड़ी से नीचे उतरा, मैंने देखा कि घाटी के मुहाने के पास हरी घास का एक टुकड़ा था और चूंकि बेहतर जगह खोजने का समय नहीं था, इसलिए मैं घास में बैठ गया, अपनी पीठ उस पहाड़ी की ओर किए जिससे मैं अभी आया था। घास लगभग 2 फीट ऊंची थी और शरीर का आधा हिस्सा छिप गया था और यदि मैं बिल्कुल स्थिर रहा तो मुझे न देखे जाने की अच्छी संभावना थी। मैंने सामने वह पहाड़ी थी जहां शिकार किया जा रहा था और घाटी जिसे मैं उम्मीद कर रहा था कि बाघिन पकड़ लेगी, मेरे बाएं कंधे के पीछे। रिज पर अराजकता छाई गई थी। बंदूकों की आवाज के साथ ही सैकड़ों आदमियों के ढोल पीटने और चिल्लाने की आवाजें भी शामिल हो गईं। और जब शोर अपने चरम पर था, तब मैंने देखा कि बाघिन मेरे दाहिने सामने 2 खाइयों के बीच एक घास वाले ढलान पर कूद रही थी, जो लगभग 300 गज दूर था। उसने अभी थोड़ी ही दूरी तय की थी जब तहसीलदार ने देवदार के नीचे से अपनी दोनों बैरल बंदूक से गोली चला दी। गोलियों की आवाज सुनकर बाघिन तेजी से मुड़ी और उसी रास्ते से वापस चली गई जहां से वह आई थी। और जब वह घने जंगल में गायब हो गई, तो मैंने अपनी राइफल उठाई, उसके पीछे एक गोली दागी। रिज पर खड़े लोग 3 गोलियां सुनकर स्वाभाविक रूप से यह निष्कर्ष निकालने लगे कि बाघिन मारी जा चुकी है। उन्होंने अपनी बंदूकों की सारी गोलियां खाली कर दीं और आखिरी जोर की आवाज लगाई और मैं अपनी सांस रोककर बाघिन के रिज पर आने की
चीखें सुनने का इंतजार कर रहा था। जब वह अचानक मेरे बाएं सामने से बाहर निकल आई और एक छलांग में धारा पार कर आई, सीधा घाटी की ओर चली आई। समुद्र तल पे दिखाई देने वाली 500 मॉडिफाइड राइफल इस ऊंचाई पर ऊपर की ओर गोली मारती थीं, और जब बाघिन अचानक रुक गई तो मुझे लगा कि गोली उसके ऊपर से चली गई है और उसने अपना रास्ता अवरुद्ध पार कर खुद को रोक लिया है। वास्तव में मैंने उसे मारा था, लेकिन थोड़ा पीछे। उसने अपना सिर नीचे किया, आधी मुंडी, और मुझे उसके कंधे के ठीक बिंदु पर 30 गज से कम दूरी पर एक सुंदर शॉट दिया। उसने इस दूसरी गोली से झटका महसूस किया, लेकिन अपने कान पीछे किए और दांत बाहर निकाले। वह वहीं खड़ी रही, जबकि मैं कंधे पर राइफल लेकर बैठा सोचने की कोशिश कर रहा था कि जब वह मुझ पर हमला करेगी तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि राइफल खाली थी और मेरे पास और कारतूस नहीं थे। मेरे साथ सिर्फ 3 कारतूस थे, क्योंकि मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे 2 से ज़्यादा गोलियां चलाने का मौका मिलेगा, और तीसरा कारतूस एक आपात स्थिति के लिए था। सौभाग्य से घायल जानवर ने अनजाने में हमला करने से इनकार कर दिया। बहुत धीरे-धीरे उसने मुड़कर दाहिनी ओर धारा को पार किया, कुछ गिरे हुए पत्थरों के ऊपर चढ़ी और एक संकरी धार खोजी जो ढलान वाली पहाड़ी के एक हिस्से पर ऊपर की ओर जा रही थी, जहां एक बड़ा चपटा पत्थर निकला हुआ था। जहां यह पत्थर चट्टान से जुड़ा था, वहां एक छोटी झाड़ी ने अपनी जड़ें पकड़ ली थीं, और बाघिन वहां जाकर उसकी शाखाओं को छीलने लगी। मैंने सारी सावधानी छोड़ते हुए तहसीलदार को उसकी बंदूक लाने के लिए चिल्लाया। एक लंबा जवाब वापस चिल्लाया गया, जिसमें से मैंने केवल एक ही शब्द सुना, पैर। अपनी राइफल नीचे रखकर की ओर दौड़ा, तहसीलदार के हाथ से बंदूक ली और वापस भागा। जैसे ही मैं धारा के पास पहुंचा, बाघिन झाड़ी से निकलकर चट्टान की ओर बढ़ खड़ी हुई। जब मैं उससे 20 फीट दूर था, तो मैंने बंदूक उठाई और भय के मारे देखा कि बैरल और ब्रिज ब्लॉक के बीच लगभग 3/8 इंच का अंतर था। जब दोनों बैरल दागी गई थीं, तब बंदूक फटी नहीं थी और अब भी शायद न फटे। हालांकि जोखिम लेना ही था, और विशाल निशाने को बाघिन के खुले मुंह पर साधते हुए मैंने गोली चला दी। शायद मैंने झटका महसूस किया, या शायद बंदूक 20 फीट दूर से बेलनाकार गोली को ठीक से मारने में सक्षम नहीं थी। वैसे भी गोली बाघिन के मुंह में नहीं लगी और उसकी दाहिने पंजे पर जा लगी, जहां से मैंने बाद में इसे अपनी उंगलियों से हटा लिया। सौभाग्य से वह अपने आखिरी दम पर थी, और पैर पर हल्के से मारने से वह आगे की ओर झुक गई। वह चट्टान के किनारे पर सिर लटकाकर रुक गई। जैसे ही भागिन ने ढलान से निकलकर घाटी में जाने का प्रयास किया, तभी से मैं
पीटने वालों को भूल गया था, जब तक कि मुझे पहाड़ी से थोड़ी दूर एक आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। वो चट्टान पर है, इसे नीचे खींचो और इसे टुकड़े टुकड़े कर दो। जब मैंने टुकड़े टुकड़े कर दो सुना, तो मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। और फिर भी मैंने सही सुना था, क्योंकि अब अन्य लोग भी बागिन को देख चुके थे और पूरे पहाड़ से यह आवाज़ दोहराई जा रही थी। जिस धारा से घायल जानवर चट्टान तक पहुंची थी, वह सौभाग्य से पीटने वालों की ओर नहीं थी, और यह इतनी संकरी थी कि मैं इसे किनारे किनारे चलते हुए पार कर रहा था। जब मैं चट्टान तक पहुंचा और बागिन के ऊपर से गुजरा, उम्मीद करते हुए कि वह मर चुकी हो, क्योंकि मुझे उस स्थान पर फेंकने का सामान परीक्षण करने का समय नहीं मिला था, तो आदमी जंगल से बाहर निकलकर खुले मैदान में दौड़ते हुए आए। बंदूकें, कुल्हाड़ियाँ, जंग लगी तलवारें और भाले लहराते हुए। चट्टान जो 12 से 14 फीट ऊंची थी, पर उनका आगे बढ़ना रुक गया, क्योंकि उसका बाहरी हिस्सा धारा के बहाव से चिकना हो गया था और यहाँ तक कि उसके नंगे पैरों के लिए भी कोई जगह नहीं थी। भीड़ का गुस्सा देखकर समझा जा सकता था, क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने बागिन के हाथों नुकसान न उठाया हो। एक आदमी जो पागल प्रतीत हो रहा था और नेता के रूप में काम कर रहा था, तलवार लहराते हुए बार बार चिल्ला रहा था, यह वही शैतान है जिसने मेरी पत्नी और मेरे 2 बेटों को मार डाला। जैसा कि भीड़ों में होता है, उत्साह जितनी तेजी से भड़का था, उतनी ही अचानक मर गया। और जिस आदमी ने अपनी पत्नी और बेटों को खो दिया था, उसके श्रेय के लिए कहा जा सकता है कि वह उनसे सबसे पहले अपना हथियार नीचे रखा। वह चट्टान के पास आया और बोला, साहब, जब हमने अपने दुश्मन को देखा तो हम पागल हो गए थे, लेकिन अब वह पागलपन खत्म हो गया है और हम आपसे और तहसीलदार साहब से माफ़ी मांगते हैं। मैंने बिना चली हुई गोली निकाली, बंदूक को बागिन के ऊपर रख दिया और अपने हाथों से लटक कर नीचे उतरा, और लोगों ने मुझे ज़मीन पर खींच लिया। जब मैंने लोगों को दिखाया कि मैंने चट्टान तक कैसे पहुंचा, तो मृत जानवर को बहुत धीरे धीरे नीचे उतारा गया और एक खुले स्थान पर ले जाया गया, जहां आदमी मुझसे निवेदन कर रहे थे कि बागिन की खाल वही न उतारूं और उनसे रात होने तक उसे उनकी बस्तियों से ले जाने दो। यह कहते हुए कि अगर उनकी महिलाएं और बच्चे अपनी आंखों से उसे नहीं देखेंगे, तो वे विश्वास नहीं करेंगे कि उनकी भयानक दुश्मन मर चुकी है। 2 पेड़ों की शाखाओं को काटा गया और बागिन के दोनों तरफ रख दिया गया और पगड़ी कमरबंद से उसे सावधानीपूर्वक और मजबूती से बांधा गया। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो इन शाखाओं को लोगों ने उठाया और हम खड़ी पहाड़ी के नीचे चले गए। आदमी बागिन को इस पहाड़ी पर ले जाना पसंद करते थे, जिसके दूसरी ओर उनके गांव थे। उस घने जंगल वाली पहाड़ी के बजाय जिसे वे अभी-अभी मार चुके थे, 2 मानव रस्सियों का निर्माण इस सरल तरीके से किया गया कि पीछे वाला व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के कमरबंद या कपड़ों के किसी अन्य हिस्से को मजबूती से पकड़ ले।
जब यह माना गया कि रस्सियाँ इतनी लंबी और मजबूत हो गई हैं कि वे भार सहन न कर सकें, तो उन्होंने खुद को शाखाओं से जोड़ लिया और एक तरफ के लोग जो धाराओं के पैरों को पकड़कर उन्हें पैरों की पकड़ दे रहे थे, साथ जुलूस पहाड़ी पर चढ़ गया, जो दीवार के सामने एक दीमक की सेना की तरह दिख रहा था। मुख्य सेना के पीछे दूसरी ओर छोटी सेना थी। तहसीलदार जो ले जाया जा रहा था, अगर उस 1000 फीट की चढ़ाई के किसी भी चरण में रस्सियां टूट जातीं, तो हताहतों की संख्या भयानक होती। लेकिन रस्सियां नहीं टूटीं। आदमी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए और अपनी विजय यात्रा पर पूर्व की ओर गाते हुए चल दिए, जबकि तहसीलदार और मैं पश्चिम की ओर चल पड़े और चंपावत के लिए निकल गए। हमारा रास्ता रिज के साथ था और एक बार फिर मैं काले कांटों की झाड़ियों के बीच खड़ा हुआ, जिनके कांटों पर उस लड़की के बालों की लटें उलझी हुई थीं, और आखिरी बार उस रंगभूमि की ओर देखा जहां हमारा हालिया कारनामा हुआ था। पहाड़ी से नीचे जाते समय बीटर्स को दुर्भाग्यपूर्ण लड़की का सिर मिला था और धुएं की एक पतली लकीर जो स्थिर हवा में सीधे ऊपर उठ रही थी, ने दिखाया कि रिश्तेदार चंपावत नरभक्षी की अंतिम शिकार के अंतिम संस्कार कर रहे थे, ठीक उसी जगह जहां नरभक्षी को गोली मारी गई थी। रात के खाने के बाद जब मैं तहसील के आंगन में खड़ा था, तो मैंने देखा कि पाइन मशालों का एक लंबा जुलूस विपरीत पहाड़ी से नीचे की ओर बढ़ रहा था और जल्द ही एक बड़ी भीड़ द्वारा गाए जाने वाले पहाड़ी गीत की आवाज़ स्थिर रात की हवा में तैरने लगी। 1 घंटे बाद बाघिन को मेरे पैरों के सामने रख दिया गया। इतने सारे लोगों के भीड़ में होने के कारण जानवर की खाल उतारना मुश्किल था और काम को छोटा करने के लिए मैंने सिर और पंजे को धड़ से काट दिया और उन्हें खाल से चिपटा हुआ छोड़ दिया ताकि बाद में निपटा जा सके। फिर से बचे हुए शव पर पुलिस का पहरा बैठा और अगले दिन जब आसमान के सभी लोग इकट्ठा हुए, बाघिन के धड़ पर और पूंछ को छोटे छोटे टुकड़े में काटा गया। ये मांस और हड्डी के टुकड़े उन तावीज़ों के लिए आवश्यक थे जो पहाड़ी बच्चों के गले में पहने जाते थे, और अन्य शक्तिशाली तावीज़ों में बाघ के एक टुकड़े के जुड़ने से यह माना जाता है कि पहनने वालों को साहस मिलता है और साथ ही जंगली जानवरों के हमलों से सुरक्षा भी मिलती है। लड़की की उंगलियां जिन्हें बाघिन ने पूरे निगल लिया था, तहसीलदार द्वारा मुझे भेजी गईं और मैंने उन्हें नैनीताल के झील के पास नंदा देवी मंदिर के पास दफनाया। जब मैं बाघिन की खाल उतार रहा था, तहसीलदार और उसके कर्मचारी आसपास के गांव के मुखिया और बुजुर्गों और चंपावत बाजार के व्यापारियों की मदद से अगले दिन के लिए एक महान भोज और नृत्य का कार्यक्रम तैयार करने में व्यस्त थे, जिसमें मुझे अध्यक्षता करनी थी। आधी रात के आसपास जब पुरुषों की भीड़ के अंतिम लोग इस खुशी के साथ चलने लगे कि वे उन सड़कों और गांव के रास्तों का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें नरभक्षी ने चारों वर्षों से बंद कर रखा था, तहसीलदार के साथ आखिरी धुआं लिया और उन्हें बताया कि मैं अब और नहीं रुक सकता। उत्सवों में मुझे उनकी जगह लेनी होगी।
मैं और मेरे लोग मीलों की यात्रा पर निकल पड़े, जिसमें 2 दिन का समय था। सूर्योदय के समय मैंने अपने लोगों को छोड़ दिया और बागिन की खाल को अपने घोड़े की काठी पर बांधकर इसे साफ करने के लिए कुछ घंटे बिताने के लिए और दबेधूरा के लिए रवाना हुआ, जहां मुझे रात बितानी थी। जब मैं पहाड़ी पर पाली में झोपड़ी से गुजर रहा था, तो मुझे यह संतोष हुआ कि मूक महिला, जो यह जानकर कुछ संतोष मिलेगा कि उसकी बहन का बदला ले लिया गया है, इसलिए घोड़े को चढ़ने के लिए छोड़कर उसे बर्फ की रेखा के पास पाला गया था और वह ओक के पेड़ से लेकर बिच्छू बूटी तक कुछ भी खा सकता था। मैं पहाड़ी पर झोपड़ी तक चढ़ा और दरवाजे के सामने एक पत्थर पर सिर को सहारा देकर खाल फैला दी। घर के बच्चे इस कार्रवाइयों के गोल-गोल आँखों से गवाह थे और मुझे उनसे बात करते हुए सुनकर उनकी माँ, जो अंदर खाना बना रही थी, दरवाज़े पर आई। मैं सदमे और प्रतिरोध सदमे के बारे में कोई सिद्धांत बनाने का जोखिम नहीं उठाने वाला हूँ, क्योंकि मैं इन मामलों के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि यह महिला, जिसके बारे में कहा गया था कि वह 1 साल से गूंगी थी और जिसके 4 दिन पहले ही किसी भी प्रश्न का उत्तर देने का कोई प्रयास नहीं किया था, अब झोपड़ी से सड़क तक दौड़ रही थी, अपने पति और गांव के लोगों को जल्दी से आने के लिए बुला रही थी और देख रही थी कि साहब क्या लेकर आए हैं। इस अचानक लौटे भाषण ने बच्चों को बहुत चकित कर दिया, जो अपनी माँ के चेहरे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे थे। मैंने गांव में आराम किया, जब मेरे लिए चाय तैयार की जा रही थी और लोगों को बताया गया कि नरभक्षी को कैसे मारा गया। 1 घंटे बाद मैंने अपनी यात्रा जारी रखी और आधा मील आगे तक मैं पाली के पुरुषों की शुभकामनाओं की आवाज़ सुन सकता था। अगली सुबह मेरा तेंदुए के साथ बहुत रोमांचक मुठभेड़ हुई, जिसका मैं केवल इसलिए उल्लेख करता हूँ क्योंकि इसने मुझे दबीदूरा से मेरी यात्रा में देरी की और मेरे छोटे घोड़े और मुझ पर अतिरिक्त दबाव डाल दिया। सौभाग्य से छोटा घोड़ा जितना अपनी टांगों पर मजबूत था, उतना ही अंदर से सख्त भी था और ऊपर की ओर चढ़ते समय उसकी पूंछ पकड़कर सपाट भूमि पर उस पर सवारी करके और ढलानों पर उसके पीछे दौड़कर हमने सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नैनीताल के 45 मील की यात्रा पूरी की। कुछ महीने बाद नैनीताल में आयोजित एक दरबार में यूनाइटेड प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर जॉन हेवेट ने तहसीलदार को एक बंदूक भेंट की और उस व्यक्ति को एक सुंदर शिकार चाकू भेंट किया, जिसने उस समय मेरी सहायता की थी जब मैं लड़की को ढूंढ रहा था। उनकी सहायता के लिए दोनों हथियारों पर उपयुक्त रूप से खुदाई की गई थी और उन्हें संबंधित परिवारों में विरासत के रूप में सौंपा जाएगा। इस पिक्चर में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस बाघिन के 2 दांत टूट चुके हैं, जो कि जिम कॉर्बेट ने बताया कि पहले किसी शिकारी ने उस पर गोली चलाई थी, जो गोली ने उसके दांत तोड़ दिए थे, जिसे वह अपने शिकार को मारने में असमर्थ हो चुकी थी और जीने के लिए उसे हसन शिकार की तलाश थी, जिसे इंसानों ने पूरा किया। इसलिए जीने के लिए उसने इंसानों को मारना और खाना शुरू कर दिया था।
कोई भी बाघ या तेंदुआ ऐसे ही नरभक्षी नहीं बनता। कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार इंसान खुद होता है, या फिर किसी चोट या बुढ़ापे के कारण अपने शिकार को ना मार पाने में असमर्थ कोई जानवर नरभक्षी बन जाता है। और दोस्तों, यहाँ आदम और बागिन की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।